हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज पार्ट 1 एक हम डिस्कस स्टार्ट करने वाले हैं। किसका? क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इसकी जो रेगुलर लेक्चर सीरीज चल रही है, रेगुलर लेक्चर सीरीज में हम अब तक 1 से लेकर 24 तक अराउंड जो है लेक्चर्स अब तक अपलोड कर चुके हैं। डेली शाम को 7 बजे 7 PM इसके बारे में हम एक रेगुलर क्लास करते हैं, और जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किया है उसका हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, सभी इम्पॉर्टेंट MCQs को आज हम डील करेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि MCQ इससे कोई MCQ आपका मिस नहीं होगा। अगर इस वीडियो को देख लिया आपने तो आपके प्री को तो क्लियर होने से एविडेंस साइड से तो कोई नहीं रोक सकता है। एविडेंस में पूरा स्कोर करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी एक्ट में दी गई हैं बातें वो भी, और जो नहीं दी गई वो भी हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस रेगुलर सीरीज़ को भी ज्वाइन करें जो शाम को होती है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं, आपको कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए और बिल्कुल अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए। तैयारी तभी अच्छी होती है जब आप हार्डवर्क करते हैं। गाइडलाइंस आपको, चाहे आप किसी कोचिंग में पैसे दे रहे हैं या आप कहीं से भी यूट्यूब के थ्रू, किसी से नॉर्मल वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, बट द एक्चुअल इफेक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के एक क्विक रिवीजन को, जहां पे हम वन लाइनर एज इंडियन एविडेंस एक्ट को डील करने वाले हैं। आज इंडियन एविडेंस एक्ट को जितना हमने अब तक कवर किया है, लेक्चर 1 से लेके अब तक 25 लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। इन 25 लेक्चर्स के बीच में हमने जितना कवर किया आज उसका हम एक क्विक रिकैप करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा जो रिवीजन हो आपका हो जाएगा। एवरी संडे वी विल मेक दिस रिवीजन। इंडियन एविडेंस एक्ट का इतना क्विक रिवीजन अगर आपने पढ़ रखा जिन स्टूडेंट्स ने, उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उनकी रिवाइज हो जाएंगी। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट को कहा जाता है लेक्स फोरी। लेक्स फोरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ द लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट्स। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, ये कभी कभी जो मैं सब नोट कर लें, MCQ में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में सारे पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। सिर्फ एक ही एक्ट है एग्जॉस्टिव है। आपके जितने भी एक्ट अवेलेबल हैं वो है लिमिटेशन एक्ट। उसके ऊपर हमने केस लॉ की भी बात की थी। ठीक है, इसके टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। यहीं पे पार्ट 2 जो है ये आपका डील किससे करता है? ये प्रूफ से डील करता है। प्रूफ कहाँ से कहाँ देना है आपको, चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 6 तक, जहाँ पे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाते हैं आपके। और पार्ट 3 में बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है, यानी कि चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ है। उसके बाद चैप्टर 8 में आपकी एस्टॉपेल है। चैप्टर 9 में आपका विटनेस कौन हो सकता है। चैप्टर 10 में आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा। 11 में आपका 167 कि भाई दोबारा से नई प्रोसीडिंग स्टार्ट हम नहीं करेंगे। इस तरह से आज इसको हम समझेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है, सब्सटेंटिव नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है, ये भी याद रखना है। लेकिन पूरा का पूरा प्रोसीजरल नहीं है। इसका एक पार्ट चैप्टर 8 जो है 115 से 117 तक, एस्टॉपेल जो है वो एक सब्सटेंटिव पार्ट है। सिविल और क्रिमिनल दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी बेसिक बातें। अब इसकी डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है ये है 15 मार्च 1872। 15 मार्च 1872 को इसको तैयार कर दिया गया था, एसेंट मिल गया था। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था? जॉन स्टीफन ने, जॉन फिट्जी स्टीफन। ये इसके जो है कर्ता धर्ता थे जिन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं सारी कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। ये वो चीज़ें हैं शायद जो बेयर एक्ट में भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अभी हम अपने बेयर एक्ट में इंटर करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्बल क्या है। याद रखिएगा, इट इज़ कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। कंसोलिडेट, डिफाइन, ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। कंसोलिडेट है, उसके बाद डिफाइन है, उसके बाद अमेंड है। और देखिए, कंसोलिडेट भी उसी को किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है।
डिफाइन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट उसको डिफाइन और अमेंड भी हम उसी को करते हैं। इसके ऊपर हमने तकरीबन आधे घंटे की चर्चा है इसके ऊपर पूरी। तो प्रीएम्बल से एक ये एमसीक्यू आपका बनता है। फिर आप आ जाइए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 क्या कहता है भाई, शॉर्ट और टाइटल क्या होगा इसका, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाएगा 1872। ठीक है, अब ये होल इंडिया पे लागू होगा। किस पे? होल इंडिया पे लागू होगा। क्यों होल इंडिया पे लागू होगा? इससे पहले JNK पे लागू नहीं होता था, वहाँ पे सम्राट एविडेंस एक्ट चलता था जो अब JNK रहा ही नहीं। अब वो क्या है वहाँ पे अभी पूरी इंडिया पे लागू होता है। मोदी जी ने ये तो बहुत 370 हटा के ये तो हम सब के लिए बहुत ही एक अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, अब ये इसके अलावा इंडिया के अलावा ये तो हो गया इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है कि ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होता है। जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, ये जब आप CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ के सेक्शन 2I के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है। ऑल कोर्ट मार्शल पर लागू हो, जितने भी कोर्ट मार्शल्स हैं सब पर लागू होगा। एक्सेप्ट कहाँ लागू नहीं होगा, लागू कहाँ नहीं होगा ये, इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या रहेंगी कि ये भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कोर्ट मार्शल पर लागू नहीं होगा। ये आपका आर्बिट्रेटर्स पे लागू नहीं होता है क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये साथ ही साथ आपका एफिडेविट्स पर भी लागू नहीं होता है। और ये भी याद रखें कि ये ट्रिब्यूनल्स पर भी लागू नहीं होता है। इसके लिए हमने एक डिफरेंस की भी बात की थी जब मेन क्लास की थी। कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट क्या है कि ये 1 सितंबर 1872 वो दिन था जिस दिन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो तब से ये एक्ट, इसका दोनों डेट आपको याद रखनी है। जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सारी MCQ बनेंगी, वन लाइनर बता रहा हूँ आपको आज। जिसने ये क्लास आज अटेंड कर ली उसको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब सेक्शन 2 से क्या MCQ बन सकता है कि 1938 के रिपीलिंग एक्ट में रिपील कर दिया गया था विद स्केड्यूल। इसके अंदर एक स्केड्यूल भी होता था, उस स्केड्यूल को भी इसके साथ ही यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, दोनों रिपील हो गए थे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। टोटल 10 डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं। 10 डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले डेफिनेशन आती है कोर्ट की, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको मार्क कराऊंगा। देखिए कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी जजेज और मैजिस्ट्रेट या एवरी पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को याद रखें कि वो कोर्ट की डेफिनेशंस में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा जो चीज़ MCQ से इंपॉर्टेंट है। सो बाकी चीज़ों को आप साथ में बेरैक में पढ़ते हुए चलें। लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस, उसे क्या कहेंगे हम? कोर्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। फिर आ जाते हैं फैक्ट पे। फैक्ट क्या है? नाउन। फैक्ट इज ए नाउन, वट एवर यू कैन सी दिस इज अ फैक्ट। दो तरह के फैक्ट होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट होते हैं, एक आपके फिजिकल फैक्ट होते हैं, एक आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। फिजिकल फैक्ट्स को हम टेंजिबल फैक्ट्स भी कहते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को हम लोग इनटेंजिबल फैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके फैक्ट। क्या रेपुटेशन किसी की एक फैक्ट है? यस, रेपुटेशन इज आल्सो ए फैक्ट। इसके इलुस्ट्रेशन जो है वो आप जरूर याद रखें, ये आपके बहुत काम के हैं। जो रेपुटेशन वाला मैंने बताया ये कई बार पूछा जाता है। देन आता है रिलीवेंट क्या है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक था आपका फैक्टम प्रोबेंडम और एक था आपका फैक्टम प्रोबेंसिया। देखिए फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंसिया, फैक्टम प्रोबेंडम वो होते हैं जो आपके फैक्ट इन इशू हैं। क्या है? फैक्ट इन इशू है। और फैक्टम प्रोबेंसिया वो होते हैं जिनके आधार पर आप फैक्ट इन इशू को प्रूव करोगे, उन्हें रिलीवेंट फैक्ट्स कहा जाता है, फैक्टम प्रोबेंसिया कहा जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जो किसी के भी, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को क्या करता है इन तीन चीज़ों के बारे में, इनके एग्जिस्टेंस का, नॉन एग्जिस्टेंस का, इनके नेचर का या इनके एक्सटेंट का, या फिर इनसे जुड़े किसी फैक्ट का जो बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। अंडरस्टूड। अब आते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। लेटर, फिगर्स और मार्क्स जो है ये अगर कहीं पे दिए गए हैं तो इनको क्या कहा जाएगा?
डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। इसके भी सारे इलस्ट्रेशन आपके इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, जो कार्टून बनाए जाते हैं वो एक डॉक्यूमेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाता है एविडेंस। एविडेंस यहाँ पे बताया गया है कि एक ओरल होता है, एक आपका डॉक्यूमेंट्री होता है। डॉक्यूमेंट्री फर्दर आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो विटनेस ने आगे दिया वो ओरल है, और जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड इन इट सेल्फ क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी एक्ट 2000 में यहाँ पे ऐड किया गया था, ये आपको बस पता होना चाहिए। प्रूव्ड क्या होता है? प्रूव्ड ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके एग्जिस्टेंस को कोर्ट कंसीडर कर लेता है। मान लीजिए कि कोई नॉर्मल प्रूडेंट आम आदमी जिसको नॉर्मल अकल है, ऐसा आदमी अगर किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मान ले तो उसे क्या कहा जाए? कोर्ट भी मान लेगा तो वो प्रूव्ड है। अगर कोर्ट नहीं मानता है तो डिसप्रूव्ड है, और जो फैक्ट ना प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है वो नॉट प्रूव्ड है। इंडिया की डेफिनेशन को यहाँ पे जरूर याद रखें। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इंडिया की डेफिनेशन कहाँ कहाँ दी गई है? आईपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सेक्शन 18 में हमें मिलती है। उसके अलावा सीआरपीसी जब आप पढ़ते हैं तो 2 के एफ में, एंड देन आपका सीपीसी आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 का 7 क्लॉज बी में आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में भी बताया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ वर्ड ऐड किए गए थे आईटी एक्ट 2000 के तहत, उनको जरूर याद रखें। सेक्शन 3 में ही, जहाँ पे आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सब्सक्राइबर, ये सारे के सारे क्या यहाँ आईटी एक्ट के तहत इनका मीनिंग निकाला जाएगा। ये बात यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 के तहत यहाँ पे ऐड कर दी गई थी। सो रिमेंबर दिस, पूछ सकता है अगर बहुत ज़्यादा डीप जाएगा। हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करने वाले हैं, जो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे, सो दैट कि कहीं पे भी हमारा कोई मार्क्स कटने के चांसेस ना रहें। फिर आता है मे प्रिज्यूम, अवधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम अवधारणा करेगा, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक है, मे प्रिज्यूम क्या होता है कि जहाँ पे कोर्ट भी आपसे प्रूफ मांग सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट नहीं मांगेगा, पार्टी उसको रिबट कर सकती है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ना प्रूफ मांगेगा और ना प्रूफ देने देगा। यानी कि मे प्रिज्यूम क्या होता है? ये आपकी क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। यहीं से पूछता है वो। सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ दोनों प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो मे प्रिज्यूम है ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, और ये रिबटेबल नेचर। रिबटेबल क्या होता है? जो खंडनीय, जिसे तोड़ा जा सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ आपका जो लॉ है सेल्फ प्रिज्यूम, ये भी रिबटेबल नेचर की होती है, लेकिन जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है ये आपका इरिबटेबल नेचर का है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ 3 ही है, 41, 112, 113। 113 को ऑब्सलीट कर दिया गया है वैसे, और 112 जो 280 डेज का है, इसको डीएनए जो है प्रीवेल कर जाता है। तो अगर एक्चुअल में देखेंगे तो सिर्फ 41 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से तीनों पता होने चाहिए, वो एक अलग से डिबेट का मुद्दा है। चलिए, मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम कहाँ से कहाँ थे ये मैंने तब बताया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाता है। एमसीक्यू के साइड से, प्री से एंगल से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 कहता है 5 से लेके 55 तक। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपको क्या कह रहा है? सेक्शन 5 ये कह रहा है कि भाई आप सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू, आगे से याद रखना, फैक्ट इन इशू एफआई और रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही आप क्या दे सकते हो? आप एविडेंस दे सकते हो। तो इस चैप्टर में कौन सी रिलीवेंसी दी गई है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो लीगल रिलीवेंसी दी गई है। ठीक है, कैसी रिलेवेंसी दी गई है? लीगल रिलेवेंसी दी गई है। रिलेवेंसी लॉजिक भी होती है और लीगल भी होती है, तो यहाँ पे लीगल रिलेवेंसी है। लीगल रिलेवेंसी में क्या होता है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन कम होता है और जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। सेक्शन 5 तो आपने समझ लिया। 6 क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे में हमने पढ़ा था कि ऐसे फैक्ट्स जो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो क्या हो जाते हैं? रिलीवेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमने जब गोल्डन प्रिंसिपल की बात की थी अपने में, तो हमने कहा था कि नो हियर से एविडेंस, नो हियर से एविडेंस, उसका एक एक्सेप्शन आ जाता है सेक्शन 6। यहाँ पे याद रखिए, आगे बाकी जो आते रहेंगे हम सबकी बात करेंगे, सेक्शन 32, 45, लेकिन अभी आप यहाँ पे इतना लिख लीजिए। रेस जस्टे का मतलब होता है थिंग्स डन।
यहाँ आपको ध्यान हो, हमने बेडिंगफील्ड वाला केस डिस्कस किया था जब, तो जो भी चीज़ें जहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम है वो बहुत कम हो कि फैब्रिकेशन ना हो पाए, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस में क्या माना जाता है, रिलीवेंट माना जाता है। अब आते हैं 7 के ऊपर। 7 क्या कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कॉज, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ को शो करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे सेक्शन 7 में ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिलीवेंट हो जाएंगी। यहाँ मैंने आपको बताई थी 4 चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी थी यहाँ पे, ओकेजन फर्स्ट था, कॉज सेकंड था, इफेक्ट थर्ड था, इसके अलावा भी एक फोर्थ था जो यहाँ पे आप जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वही वो भी आपकी रिलीवेंट हो जाएंगी। तो 4 चीज़ें रिलीवेंट हो जाएंगी, इसके इलस्ट्रेशन जरूर देख लें। 8वां बात करता है मोटिव की, प्रिपरेशन की और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कन्फेशनल FIR के बारे में जब हमने बात की तो हमने कहा था कि ये क्या है आपका, यहाँ पे वो रिलीवेंट हो जाती है एज ए कंडक्ट। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि क्या साइलेंस कंडक्ट हो सकता है, तो मायो वर्सेस मायो वाला केस आपको याद होगा, साइलेंस भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, वो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है, रिलीवेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए जब भी कभी आपकी जो डिज़ायर होती है, हमने कहा था डिज़ायर से हमने समझा था मोटिव क्या हो में और इंटेंशन में भी डिफरेंस समझा था, तो इसको याद रखना है। सेक्शन 9 के को पढ़ते आपके माइंड में याद आ जाना चाहिए TI परेड। TI परेड क्या होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में यानी कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो दूसरे फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने में ज़रूरी है, वो सेक्शन 9 में रिलीवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे TI परेड, हम CRPC में भी इसका प्रोविज़न पढ़ते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो ऐसे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगे। चलिए सेक्शन 10 जो है ये कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। कॉन्स्पिरेसी हम IPC में कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, एक तो 107 में कॉन्स्पिरेसी बाय अबैटमेंट, और एक 122A और 122B, 120B और 20A में। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, आपका कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं। कॉमन डिज़ाइन, यहाँ पे मिर्ज़ा वाला केस जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मार देती हैं, अपने किसी और दोस्त को साथ में मिलाकर। वहाँ पे लेटर्स को क्या माना गया था, रिलीवेंट माना गया था अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 10। नाउ सेक्शन 11 को देखिए, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट। इसको किस नाम से जानते हैं आप सब, प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी के नाम से आप सब जानते हैं। जब मान लीजिए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने चेन्नई में चोरी की है और आपने कहा जी मैं चेन्नई था ही नहीं, मैं तो कहाँ था, दिल्ली में था उस दिन, मैं चेन्नई में नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो चीज़ आपके लिए डिफेंस के तौर पे ली जाती है। क्या ली जाती है, डिफेंस के तौर पे ली जाती है। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ आता है, सेक्शन 103 में आता है, ठीक, और 106 में भी आता है, क्योंकि ये स्पेशल नॉलेज में आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है, जो डिफेंस लेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर एक चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस विगमोर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि ये सिविल केसेस पर भी अप्लाई होती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, जस्टिस विगमोर ने कहा था। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, सो रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ पे इसके इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इससे कभी कभी पूछा जाता है कि ये क्या है, इट इज़ ए रूल ऑफ एविडेंस। प्ली ऑफ एलिबी इज ए रूल ऑफ द एविडेंस, ये भी पहले आपसे पूछा जा चुका है। अब सेक्शन 12 जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रिलीवेंट। ये एक तरह से सिविल नेचर का है। जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ते हैं तो हमने इसको सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ा था। जब डैमेजेस कहीं पे कैलकुलेट करने, कंपनसेशन देना है कोर्ट को, तो ही कैन, जो ऐसे फैक्ट जो उसकी हेल्प करते हैं इस मामले में, ठीक है, वो यहाँ पे रिलेवेंट हो। जैसे सेक्शन 55 में हम जब करेक्टर रिलेवेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था भाई, किसी का करेक्ट, जैसे डिफेमेशन का कोई अमाउंट देना है आपको, एक तो अंबानी का डिफेमेशन हो जाए, उसके लिए जो डिफेमेशन का अमाउंट होगा करोड़ों में होगा। अब कोई एक सिंपल नॉर्मल सिटीजन है, अगर उसका डिफेमेशन हुआ है तो उसकी रेपुटेशन कितनी थी, ये सारे फैक्ट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे रिलीवेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 13 जो है ये राइट और कस्टम्स की बात करता है। 2 तरह से राइट और कस्टम आते हैं, एक आपका आता है ट्रांजैक्शन से, किससे आता है, ट्रांजैक्शन से, और दूसरा आपका कैसे आता है, इंस्टेंस से। ट्रांजैक्शन से क्या कब होता है, जब ट्रांजैक्शन में क्रिएट हो सकता है, इंस्टेंस में क्रिएट नहीं हो सकता, इतना बस आपको याद रखना है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कहीं पे जब उसे
जिस ट्रांजैक्शन के द्वारा उसको क्रिएट किया गया हो, क्लेम किया गया हो, मॉडिफाई किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, असर्टेड और डिनाइड किया गया हो, ठीक है, तब तो मान लेंगे कि ट्रांजैक्शन से भी वो राइट और कस्टम है। इंस्टेंस में क्या है, इंस्टेंस में कोई मान लीजिए कहीं पे क्या है, वो सिर्फ क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, यानी कि भाई इस गांव के इस एरिया में भैंस चराने का अधिकार एक पर्टिकुलर इन समुदाय के लोगों को है। ये चीज़ कभी कोर्ट में आई थी और कोर्ट के अंदर इस चीज़ को डिसाइड किया गया था। तो ये यहाँ पे इंस्टेंस है। जो प्लीडिंग्स आपकी होती है ना कोर्ट में, जो आप प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट देते हो, वो आपकी इंस्टेंस में काउंट होती है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी इसके डिटेल में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। सेक्शन 14 क्या कहता है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेवेंट हो जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स, जितने इसके इलुस्ट्रेशंस दिए गए हैं तो प्लीज़ सारे इलुस्ट्रेशंस को देख लें, वहाँ से एमसीक्यू के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद आईपीसी विच इज़ रिलेटेड विद द मेंस रिया। मेंस रिया का जब पता लगाना होता है तब स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कीवर्ड्स बना लीजिए। सेक्शन 14 के कीवर्ड क्या क्या है यहाँ पे, आपका इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेसनेस, इलविल, गुडविल, ये सारे के सारे इसके कीवर्ड हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 15 क्या है, आपको ध्यान होगा, ब्राइड्स इन बाथ टब। ब्राइड्स इन बाथ टब में आपको बहुत सारा, एक बहुत फेमस केस है ब्राइड्स इन बाथ, यानी कि एक व्यक्ति अपनी शादी करता है, पत्नी को उसकी पत्नी अगले दिन बाथ टब में मरी मिलती है। कुछ दिनों बाद दूसरी शादी करता है, फिर उस पत्नी की भी उसी सेम हालात में सुसाइड हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है। फिर थर्ड वाइफ का भी ऐसे हो जाता है। तो फिर देखा गया कि इसके एक्ट एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्या है, इंटेंशनल है। कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ये सेक्शन 15 डिसाइड करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई स्टोर रूम में हर बार आग लगाता है और इंश्योरेंस का पैसा ले लेता है, ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि वो कहाँ पे रिलेवेंट होगा। तो ये सेक्शन 15 में रिलेवेंट होगा। अब आते हैं 16 में। 16 है कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलेवेंट होता है, जब आप सेक्शन 21 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे, वहाँ भी आप इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 32 में भी, आपके क्लोज 2 में भी आप कोर्स ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या, जो आपका रोजमर्रा का जो काम है ना, उसको कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस में वो चीज़ें आप क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट हो जाएंगी यहाँ पे। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है कि मान लीजिए कोई रिसेप्शनिस्ट है, वो डेली अपने ऑफिस में क्या करती है, डेली की रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कितने लोग आए कितने नहीं, ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसको कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। इसकी रिलेवेंसी में हम अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपको याद रखना है, आज का मेन पर्पज है कि आपको एक क्विक रिकैप दिलाना, जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। अब आते हैं एडमिशन के ऊपर। एडमिशन पे सबसे पहले एक लाइन ऊपर लिख लीजिए, एडमिशन इज़ अ लॉ ऑफ फैक्ट। एडमिशन इज़ अ लॉ ऑफ द फैक्ट। अब एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है 17 के अंदर। एडमिशन क्या होती है, स्टेटमेंट है जो ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। एडमिशन 3 तरह से दिया जा सकता है, ओरली, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये क्या करता है, ये एक इन्फेरेंस सजेस्ट करता है कि कोई भी फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट है जो यहाँ पे किसी भी सर्कमस्टांसिस में जिसके बाद दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ठीक, क्यों है, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया गया कि कौन कर सकता है, कौन कर, ये कहाँ बताया गया, 18 से लेके 20 तक। 18 में कौन सी कर सकती है, पार्टी कर सकती है, उनके एजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो आएंगे वो कर सकते हैं, जिस पार्टी का प्रोप्राइटरी या फिर आपका पेक्युलरी इंटरेस्ट है और जिस पार्टी से वो इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है वो लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 कौन कर सकता है, जिसकी पोजीशन प्रूव करनी पड़े, यानी कि जो पार्टी टू सूट नहीं है फिर भी उसका एडमिशन यहाँ पे आप लेना चाह रहे हो, तो उसकी पोजीशन प्रूव करो कि क्यों लेना है। ऐसे व्यक्ति सेक्शन 19 में रिलेवेंट हो जाते हैं। अब आपने कहा कि भाई ये मुझे कार खरीदनी है, तो उसने क्या कहा, मालिक ने, जाओ मेरा ड्राइवर है, उससे जाके पूछ लो, श्यामलाल ड्राइवर है, श्यामलाल बता देगा कि कार कैसी है। अब वो जाता है श्यामलाल के पास और श्यामलाल कहता है कि कार तो कबाड़ा है। वापस मालिक के पास आ गया था कि श्यामलाल तो कह रहा है कार कबाड़ा है। ऐसा नहीं चलेगा। जिसको आपने एक्सप्रेसली रेफर्ड कर दिया उसकी बात से आप क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। मालिक फिर मना नहीं कर सकता कि श्यामलाल झूठ बोल रहा है। यानी कि जो व्यक्ति एक्सप्रेसली रेफर्ड किए जाते हैं। अब सेक्शन 21 क्या आ जाता है, 21 कहता है कि जो आपने एडमिशन दिया ना वो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ ही हो सकता है, यानी सिर्फ ऐसे एडमिशन रिलीवेंट होंगे जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो।
क्या हो, अगेंस्ट दी इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो, तभी जाके वो यहाँ पे आप रिलीवेंट हो सकते हैं। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, 3 एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। तीनों एक्सेप्शन आ जाती हैं जब ये सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे लिया जाए। यानी कि एडमिशन तो फेवर में था, पर एडमिशन देने के बाद व्यक्ति मर गया, अब उसका क्या हो जाएगा, वो रिलीवेंट हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग है जहाँ पे मेंस्ट्रुआ शो हो रही है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगी। और तीसरी यहाँ पे क्या आ जाता है, जब एडमिशन अदरवाइज देन एडमिशन के तौर पे ना होके दूसरे किसी तरह से अगर वहाँ रिलीवेंट है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। रिमेंबर ऑल दीज 3 एक्सेप्शंस। 22 क्या कहता है, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलीवेंट। ये कह रहा है जो बेस्ट एविडेंस रूल है, ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरली प्रूव नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और अगर प्रूव करना है तो कैसे करना है, 63 के 5 में हमने पढ़ा था, क्या है, आप ओरल कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरली बता सकते हैं, बट उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा, और वो भी सेकेंडरी एविडेंस। सेम चीज़ 22A पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर लागू होती है। 23 कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस, जो आप प्लीडिंग्स में, प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में, CPC में पढ़ा था ना हमने, उससे जो चीज़ें आपने एडमिट कर ली, डिनाई कर दी, तो वो सब क्या है, आपका एडमिशन माना जाएगा। और ठीक है, उसके बाद कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, यहाँ तक आ जाता है कन्फेशन। एडमिशन यहीं तक है। एडमिशन हालांकि देखा जाए तो कंप्लीट है, बट ये आगे आपका क्रिमिनल केसेस पर लागू होता है। सेक्शन 23 प्योरली सिविल नेचर का है, आगे जैसे 58 भी सिविल नेचर का आएगा। जब कभी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस होगी तो वहाँ पे दिया गया कन्फेशन किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलीवेंट नहीं होगा। अब इसको पढ़ना है 28 के साथ। जहाँ पे कन्फेशन दिया गया था और इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का इफेक्ट हट गया, तो उसके बाद अगर कोई कन्फेशन करता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, 24, 25, 26 तो 25, 26, 27 ये आपके कहीं ना कहीं पुलिस से संबंधित है। 25 कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट टू बी प्रूव्ड। पुलिस को दिए गए बयान, 161 के जो बयान देते हो आप, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नहीं मानेगा कोर्ट उनको। ठीक है, 161 के बयान कहाँ आते हैं, CRPC में आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पुलिस कस्टडी में जहाँ कहीं भी पुलिस का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, जरूरी नहीं कि वो जेल में रखा जाए, वहाँ पर भी वो रिलीवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो ये रिलीवेंट हो जाता है, बिकॉज वो 164 CRPC की स्टेटमेंट बन जाती है। 27 कहता है कि भाई मान लीजिए किसी ने पुलिस को बताया कि मैंने उसको किसी हथियार से मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है, कुल्हाड़ी घर के पीछे दबा दी है, पुलिस उसको लेकर जाती है, कुल्हाड़ी वहाँ मिल जाती है। अगर उसके एडमिशन के बाद, कन्फेशन के बाद वो प्रॉपर्टी रिट्रीव होती है तो सिर्फ उसके कन्फेशन का उतना हिस्सा कि वो प्रॉपर्टी मिली है रिलीवेंट हो जाता है, इसके अलावा रिलीवेंट नहीं होगा, बाकी कन्फेशन रिलीवेंट नहीं होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए पुलिस ने किसी मर्डरर को पकड़ा और पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया। अब वो कहता है कि जी हाँ, ये हथियार मैंने वहाँ छिपा रखा था और IO ने रिपोर्ट में लिखा कि हमने हथियार पहले ही बरामद कर चुके थे। तो पुलिस वाला, जज साहब क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये सेक्शन 27 में रिलीवेंट नहीं होगा, ये तो क्या आ गया, आपने भी ज़बरदस्ती रख दिया हो, दिस इज़ द पुलिस कस्टडी में, या सेक्शन 25 में कवर होगा, 25, 26 में, 27 में नहीं आएगा। रिमेंबर दिस डिफरेंस। 29 कहता है कि जहाँ पे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे A ने अपने फ्रेंड B को कहा कि यार किसी को मत बताना, तुझे बता रहा हूँ मैंने उसके घर में चोरी कर ली है। अब B जाके कोर्ट में बता देता है। ठीक है, कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है, तो कुछ दोस्त बहुत कमीने होते हैं, ये जाके बता देता है कोर्ट में, तो ये कहता है कि जी मैंने तो प्रॉमिस लिया था, इसे कसम खाई थी, इसने इसको नहीं बताना था, लेकिन कोर्ट कहता नहीं भाई, अब तो ये रिलीवेंट हो जाएगा। कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। प्रॉमिस और सीक्रेसी से रिलीवेंट नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए 30 के ऊपर, ये कहता है को एक्यूज्ड का, जो को सह अभियुक्त, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है को एक्यूज्ड, एक होते हैं को अकम्प्लिस। क्या होते हैं, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस को हम सेक्शन 133 में पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, और को एक्यूज्ड को 30 में पढ़ते हैं। स्कोर कहाँ पढ़ा जाता है, इसको देखेंगे तो सेक्शन 223 CRPC लिख लीजिए, इसके साथ
सीआरपीसी के 223 में बताया गया है कि कब किस किस को एक्यूज्ड बनाया जा सकता है। अकम्पलिस को कहाँ बताया गया है, सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है और इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं 306 से 308 तक, जहाँ पे पार्डन की बात की जाती है, अप्रूवर की बात की जाती है, सरकारी गवाह, वायदा माफ गवाह, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में हमने डील की थी। तो इन चीज़ों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ें, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फिर आ जाइए 31 कुछ नहीं करता, ये कहता है कि अगर एक बार आपने एडमिशन कर लिया तो वो आपके ऊपर स्टॉपेल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ तक की चीज़ें अगर आप आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी 32 पे आते हैं। 32 में टोटल 8 कंडीशन बताई गई हैं। सबसे पहला जो 32 का है वो डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी जब कोई मर जाता है। देखिए 32 पूरा का पूरा डील करता है ऐसे लोगों से जिनको या तो बुलाया नहीं जा सकता, किसी भी रीज़न से वो मिल नहीं रहे हैं, वो फॉरेन चले गए हैं, भाई वो लुनाटिक हो गई, वो एविडेंस देने काबिल रहा नहीं, पैरालाइज हो गया है, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन से नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन इसका एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में की हो किसी ने कोई एंट्री, अपने रूटीन में कोई एंट्री कर रखी थी, बाद में वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, आ नहीं रहा, पा नहीं रहा, तो हम उसकी चीज़ को रिलेवेंट मान लेंगे। वो इसके अगेंस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ मेकर, सेक्शन 21 हमने पढ़ा था, उसी के अगेंस्ट जा रही है, तो भैया अपने आप रिलेवेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई भी ओपिनियन होता है पब्लिक राइट, कस्टम या जनरल इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। रिलेशनशिप को कोई शो करता है वो रिलेवेंट हो जाएगा। विल डीड, ये दोनों फैमिली मैटर से डील करते हैं, रिलेशन से। ये जो हमने 13 क्लोज ए क्या कह रहा था, ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, ट्रांजैक्शन से जो आया है। और मेड बाय सेवरल पर्सन्स एक्सप्रेस फीलिंग रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों का कोई विचार है, एक साथ मिलके उनके ओपिनियन है, तो वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएंगे। 33 कहता है कि प्रीवियस किसी प्रोसीडिंग में, कोर्ट में आपने पहले कुछ कहा था, मैं कोर्ट में गया था और मैंने किसी मुकदमे में किसी प्रोसीडिंग में कोई स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद मैं निपट गया, तो मेरी उस स्टेटमेंट को यहाँ पे रिलीवेंट माना जा सकता है, ये 33 कहता है। 34 में हमने क्या किया था, हमने बीपी मैनेज किया था। किसी को बीपी हो जाता है तो उसे माला रटनी चाहिए, भगवान की बीपी माला। ठीक है, तो यहाँ क्या था, बी से क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पी से क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, एम से क्या था, मैप, चार्ट्स और प्लान्स, ए से क्या था आपका, एक्ट्स और नोटिफिकेशन, एल से क्या था, लॉ बुक्स। आपको बस कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड आपकी बहुत हेल्प करते हैं, कीवर्ड से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री है कोर्स बिजनेस में होनी चाहिए, हमने ये बात की थी। इसके आगे लिख लीजिए, आई होप आपने पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने पक्का लिख रखा होगा, रीड विद सेक्शन 16, 32 का क्लोज 2 एंड 34। ये चार सेक्शंस को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आप आ जाइए, जो आपका मैप, चार्ट्स और प्लान है, इसको किसके साथ पढ़ेंगे हम, इसको 83 और 87 के साथ में पढ़ेंगे, प्रिजम्पशन वाले पार्ट के साथ में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात करता है। 39 क्या कहता है कि किसी ने 10 पेज की स्टेटमेंट दे दी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो क्या सारी की सारी रिलीवेंट है, क्या सारी की सारी कोर्ट एडमिट करेगा, नहीं। कितना का उस फैक्ट इनिशियल रिलीवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उतने हिस्से को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीवेंट माना जाएगा, पूरे को हम नहीं मानेंगे। फिर कहता है जजमेंट कब रिलीवेंट होती है, तो जजमेंट में आते हैं आपके माइंड में सीधा, जब भी जजमेंट आता है दो चीज़ हमेशा आगे फ्यूचर में याद रखना, जजमेंट दो तरह के होते हैं, एक जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है, और एक जजमेंट इन रेम। पर्सोनम क्या होता है, जो किसी इंडिविजुअल को राइट्स देते हैं, कोई लीगल टाइटल देते हैं, ठीक है, वो आपका जजमेंट इन पर्सोनम है। जजमेंट इन रेम, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे रखे थे, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी कि ठीक है इसको पैसे दो तुम, तो वो क्या, वो जजमेंट इन पर्सोनम है। क्या पैसे सबको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने विल अपनी एग्जीक्यूट करा ली, विल क्या करा ली, एग्जीक्यूट करा ली, तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक क्या सिर्फ अपने आप के लिए हो, नहीं, आप पूरे वर्ल्ड के लिए हो। पर्सोनम पर्सनल होता है, रैम पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है। 40 कहता है प्रीवियस जजमेंट रिलीवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, रिस जुडिकाटा की बात ये कर रहा है, यहाँ पे जजमेंट इन पर्सोनम की बात कह रहा है। रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स, प्रोबेट, अब यहाँ मैंने आपको चार चीज़ें बताई थी, प्रोबेट से रिलेटेड मैटर हो, प्रोबेट क्या होता है, विल को एग्जीक्यूट कराने की प्रक्रिया को प्रोबेट कहते हैं। उसके अलावा मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हों, भाई हस्बैंड और वाइफ के जो इश्यूज़ हैं, हस्बैंड और वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स दे दिया गया, तो पूरी दुनिया के लिए पति पत्नी नहीं है, जजमेंट इन रेम है,
उसके बाद एडमिरलिटी का जो रिलेटेड है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, किसी को इंसॉल्वेंट क्या सिर्फ खुद के लिए करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये 4 कीवर्ड याद रखने हैं। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, इनसे जुड़े हुए अगर किसी भी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई किसी व्यक्ति को लीगल टाइटल दिया जाता है या लीगल टाइटल लिया जाता है, दैट बिकम रिलीवेंट व्हेन इट इज़ ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये भी याद रखना है। इसके आगे लिख लो, ये क्या है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है आपका। सो रिमेंबर दिस। 42 कहता है कि जो 40 या 41 में नहीं है ऐसी जजमेंट, यानी जो जजमेंट पब्लिक नेचर की होती है, किसकी होती हैं, पब्लिक नेचर की होती है, वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगी। बस इसको इतने याद रखना है। 40 के आगे लिख लीजिए जजमेंट इन पर्सोनम, 41 जजमेंट इन रेम, 42 आपका जजमेंट इन पब्लिक नेचर। 43 कहता है कि जो 40, 41, 42 में नहीं आता ना, वो सारी इररिलेवेंट हो जाएंगी। बस ये इतना कह रहा है कि भाई रिलीवेंट होगी खाली ये 3, इन 3 को छोड़ के बाकी सारी की सारी जजमेंट इररिलेवेंट हो जाएंगी। उन सब की इररिलेवेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है, इररिलेवेंसी यहाँ पे बता रहा है। सो रिमेंबर दिस। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, फ्रॉड और कोलूजन। भाई किसी जजमेंट में अगर फ्रॉड और कोलूजन हुआ है तो दैट कैन बी प्रूव थ्रू जजमेंट, वहाँ पे वो जजमेंट क्या हो जाएगी, रिलीवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई जजमेंट कोलूजन या फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है, ठीक है। या फिर एक तीसरा पॉइंट भी यहाँ याद रखना आपको, इसके अलावा ये देखिए 2 वर्ड तो आपको यहीं से मिल रहे हैं। तीसरा वर्ड क्या है, इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। क्या है, इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। इस तरह से अगर कीवर्ड्स को आपने याद रख लिया तो बस आपका उसी में क्लियर हो जाएगा। फिर आता ओपिनियन 45 से लेके 51 तक। 45 में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। कौन एक्सपर्ट, भाई किसको एक्सपर्ट मानेंगे, बोला जी 5 फील्ड हैं। कौन कौन से हैं, आर्ट है, साइंस है, फिंगरप्रिंट्स है, आपके हैंड राइटिंग है, और एक क्या है, फॉरेन लॉ है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है 45 से, देखिए हमारा पर्पज़ है एमसीक्यू की तैयारी करना आज, तो पर्पज़ यहाँ क्या पूछेगा आपसे कि डोमेस्टिक लॉ, क्या डोमेस्टिक लॉ में कोई ओपिनियन हो सकता है, दे सकता है एक्सपर्ट। अरे भाई डोमेस्टिक लॉ के एक्सपर्ट तो जज साहब खुद ही हैं, बिकॉज ओपिनियन सिर्फ तब लिए जाते हैं जब कोर्ट को कोई इन्फ्रेंस क्रिएट करना हो, कोई वहाँ पे ओपिनियन अपना खुद का फैसला देने के लिए उनको हेल्प चाहिए। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, दे आर द एडवाइजरी नेचर, ये याद रखना है। अब 45 ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर को भी क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब देखिए अब आईटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे, आईटी एक्ट 2000 उसके सेक्शन 79A में क्लियर ये चीज़ कह दी गई है कि एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज आल्सो क्या आपका एक्सपर्ट है। साथ साथ में आपको एक सेक्शन और बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए, सीआरपीसी का सेक्शन 293, प्लीज़ पढ़िएगा। वहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी लैब्स हो सकती हैं, कौन एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। 46 कहता है कि फैक्ट्स हियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। ये सिर्फ उसकी बात करा कि ऐसे फैक्ट जो या तो सपोर्ट करते हैं, या तो सपोर्ट करते हैं उसकी एक्सपर्ट। जैसे ए क्या है यहाँ पे, ए एक एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग का, इसने कहा कि ये हैंड राइटिंग सी की है। अब मैं एक लेटर लेकर आया जो लिखा हुआ था जिसमें राइटिंग सी की मैच कर रही थी, मेरा लेटर उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं उसकी स्कूल की होमवर्क की कॉपीज़ लेके आ गया पुरानी, और मैंने दिखाया कि ये तो देखो जो उसकी राइटिंग मैच नहीं करती है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसे फैक्ट जो ओपिनियन एक्सपर्ट की बात को सपोर्ट करते हैं या उसकी बात का अवरोध करते हैं, वो 46 में रिलेवेंट हो जाते हैं। 47 स्पेशली हैंड राइटिंग की बात करता है कि हैंड राइटिंग कब रिलीवेंट हो सकती है, सेक्शन 311 सीआरपीसी भी याद रखना है। वहाँ पे मैजिस्ट्रेट किसी को भी आदेश दे सकता है कि तुम एक काम करो, अपनी हैंड राइटिंग यहाँ पे कोर्ट में दो, ठीक है, सो दैट कि कोर्ट कैन मैच दैट, कोर्ट उसे मैच कर सकता है। अब आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर का 47A, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टिंग राइट और कस्टम 48। अभी राइट और कस्टम कहाँ पढ़ के आए हैं हमने पढ़ा था अभी राइट और कस्टम 13 में, ट्रांजैक्शन इंस्टेंस है 32 में भी तो पढ़ा था, 3 में और 32 के 7 में, वहाँ भी तो हमने राइट और कस्टम पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कोई ओपिनियन है, गाँव का कोई बुजुर्ग आदमी है, देखिए 45, 45A, 46 और 47, 47A ये यहाँ तक बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, ठीक है। लेकिन 48 से आगे जो बात करेंगे वो किसी एक नॉर्मल पर्सन का ओपिनियन की भी बात की जाती है। गांव का कोई बहुत बुजुर्ग आदमी, उससे पूछा गया कि पहला क्या गांव में ऐसे होता था, वो बता रहा कि जी बिल्कुल ऐसे होता था। क्या है, ऐसे होता था, तो वहाँ पे वो रिलीवेंट हो जाएगा। 49 में यूसेज टेनेंट्स व्हेन रिलीवेंट,
और 50 में आपका रिलेशनशिप कब रिलीवेंट होगा, इसको हमेशा 32 के 5 के साथ पढ़ें। अगर आदमी जिंदा है तो सेक्शन 50 में वो रिलेशन रिलीवेंट हो जाएगा, वो नहीं मिल रहा, इनकैपेबल हो गया, भाई बहुत खर्चा हो जाएगा बुलाने में, तो 32 के 5 में रिलीवेंट हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। देन 51 कहता है कि जितने भी ग्राउंड हैं ओपिनियन के वो भी रिलीवेंट हो जाएंगे, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो भी यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएंगे। अब कैरेक्टर कब रिलीवेंट होता है, कैरेक्टर की रिलीवेंसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 52, इन द सिविल केस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड रिलीवेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि 52 और 55 ये सिविल केस से डील करते हैं, किससे, सिविल केस से। और सिविल केस में आपका जो एविडेंस वो है यहाँ पे रिलेवेंट होता है कैरेक्टर। 53 के और 54 ये और 53A ये सारे के सारे रिलीवेंट करते हैं, किससे, क्रिमिनल केस से करते हैं, क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केस। 53, 53A और 54। गुड कैरेक्टर कभी हमेशा रिलीवेंट होता है, बैड कैरेक्टर कभी रिलीवेंट नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने 53 को रिबट करना है तो ही 54 रिलीवेंट होगा, अदरवाइज रिलीवेंट नहीं होगा, ये बात याद रखना है। 53A डाला गया 2013 में कि जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, मान लीजिए किसी प्रोस्टिट्यूट का रेप होगा, कोई ये कहता है कि ये तो पहले से ऐसी थी, इसके पहले से बहुत लोग रिलेशन से, भाई ये बातें जो हैं यहाँ पे रिलीवेंट नहीं होंगी, ये बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। रिमेंबर इट, रीड इट विद 114A। सो यहाँ तक आपका चैप्टर 2 जो है क्लियर हो गया है। आज के रिवीजन में देखिए एक साथ ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि हमने अपना पूरा पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम पूरा आगे का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझना ज़्यादा इजी रहेगा। ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी एमपी का एग्ज़ाम होने वाला, वहाँ पे रिवीजन बहुत काम आएगा। एमपी एडीपीओ में भी, एमपी जुडिशरी में भी, यूपी के भी निकलने वाले हैं। और आप डेली शाम को ना 7 बजे 7 PM डेली इवनिंग एमके लीगल शिक्षा पर इंडियन एविडेंस एक्ट की रेगुलर लेक्चर सीरीज चल रही है, आप उसे अटेंड किया करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो चीज़ें मैंने आपको क्विक में बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें 20-22 लेक्चर में कवर हुई हैं, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया होगा। सो मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे एमके लीगल शिक्षा पर एविडेंस एक्ट की रेगुलर क्लास में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर आएंगे, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। सी यू गाइज। एमके लीगल शिक्षा को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।